तो एक खबर आई है कि इंडिया, जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, अब 6th पे आ गया है। तो सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी सच में कमज़ोर हो रही है या फिर ये सिर्फ नंबर्स का खेल है। तो चलिए आज इसी हेडलाइन को पकड़ते हैं, इसे डिकोड करते हैं और एकदम सिंपल लॉजिकल तरीके से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो आज हम 5 की पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले, रैंकिंग में ये गिरावट आई क्यों? फिर जीडीपी का ये पूरा गणित है क्या? इसके बाद गिरावट की असली वजह क्या थी? फिर ग्रोथ रेट और रैंक का जो ये पैराडॉक्स है उसे समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भाई फ्यूचर को लेकर क्या प्रोजेक्शंस हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने सबको चौंका दिया, रैंकिंग में गिरावट। आपको याद होगा 2025 के आखिर में एक खबर बहुत चली थी कि इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। लेकिन यहाँ एक फैक्ट चेक जरूरी है। ये जो दावे थे ना, ये आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जैसी किसी भी बड़ी संस्था ने कभी कंफर्म ही नहीं किए। वो बस एक अफवाह थी। और अब आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी है। रिपोर्ट ये कहती है कि भारत 5वें से एक पायदान नीचे, मतलब 6ठे नंबर पर आ गया है। ये देखिए, ये है नई ग्लोबल रैंकिंग। यूके ने $4.26 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ 5वीं पोजीशन वापस ले ली है और भारत $4.15 ट्रिलियन के साथ अब 6ठे नंबर पर है। और यही वो नंबर्स हैं जिनकी वजह से सारी हेडलाइंस बन रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये रैंकिंग तय होती कैसे है और इंडिया की रैंकिंग नीचे आई तो आई क्यों? इसको समझने के लिए ना हमें जीडीपी के पीछे की सिंपल सी मैथ को समझना होगा। देखिए, जितनी भी ये इंटरनेशनल रैंकिंग्स है ना, ये नॉमिनल जीडीपी पर बेस्ड होती हैं। अब ये नॉमिनल जीडीपी क्या है? सिंपल भाषा में किसी भी देश की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट की वैल्यू जिसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों? ताकि सारे देशों को एक ही पैमाने पर, मतलब एक कॉमन करेंसी पर कंपेयर किया जा सके। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी रैंकिंग की बात होगी तो देश की अपनी करेंसी में क्या हो रहा है वो नहीं, बल्कि डॉलर में उसकी वैल्यू क्या है वो देखा जाता है। तो अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पर। अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है तो फिर रैंकिंग गिरी क्यों? चलिए इसकी असली वजहों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, 2025 का साल पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए काफी मुश्किल था। ग्लोबल टैरिफ बढ़ रहे थे, सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही थीं और इन सबसे ऊपर डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमजोर हो रहा था। ये वो बड़े फैक्टर्स थे जिनका सीधा असर हमारी रैंकिंग पर पड़ा। लेकिन इन सब में से जो एक सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा असर डालने वाला फैक्टर था, वो था करेंसी एक्सचेंज रेट में बदलाव। और यहीं से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ग्लोबल रैंकिंग सिर्फ देश के अंदर क्या बन रहा है उस पर नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स पर कितना ज्यादा डिपेंड करती है। जरा इन नंबर्स पे नजर डालिए। 2024 में $1 था करीब 84.6 रुपए का। वहीं 2025 में ये हो गया 88.5 रुपए। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भले ही रुपए में हमारी इकोनॉमी बढ़ी हो, लेकिन जब उस वैल्यू को मजबूत होते डॉलर में बदला गया तो टोटल डॉलर वैल्यू घट गई। और बस इसी एक कैलकुलेशन की वजह से हमारी डॉलर बेस्ड रैंकिंग फिसल गई। और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। एक तरफ तो हमारी रैंकिंग गिरी है, लेकिन दूसरी तरफ एक और नंबर है जो बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रहा है, और यही है ग्रोथ रेट और रैंक के बीच का पैराडॉक्स। तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि रैंकिंग गिरने का मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमी कमजोर हो गई है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और ये चार्ट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। इंडिया की इकोनॉमी 6.5% की ग्रोथ रेट से भाग रही है, जो चाइना 4.4% और यूके सिर्फ 0.8% जैसी बड़ी इकोनॉमी से कहीं कहीं ज्यादा है। मजे की बात तो यह है कि जिस यूके ने हमें रैंकिंग में पीछे छोड़ा, उसकी ग्रोथ रेट हमसे लगभग 8 गुना कम है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, खुद आईएमएफ अपनी रिपोर्ट में ये मानता है कि दुनिया भर की मुश्किलों के बावजूद भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि रैंकिंग करेंसी एक्सचेंज रेट जैसे बाहरी फैक्टर्स से ऊपर नीचे हो सकती हैं, जो शॉर्ट टर्म में बदलते रहते हैं। लेकिन जो हाई ग्रोथ रेट है ना, वो इकोनॉमी के मजबूत अंदरूनी फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को दिखाता है। अब इसी बात पर एक सवाल आप सबके लिए। नीचे कमेंट्स में बताइए, किसी देश की इकोनॉमी की हेल्थ को समझने के लिए जीडीपी रैंकिंग ज्यादा जरूरी है या फिर ग्रोथ रेट? चलिए अब इस शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से आगे बढ़कर जरा लॉन्ग टर्म पिक्चर देखते हैं। और आईएमएफ के जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं वो इंडिया के कमबैक की एक बहुत ही मजबूत और पॉजिटिव तस्वीर दिखाते हैं।
तो अनुमान ये है कि भारत की जो हाई ग्रोथ रेट है वो इसे जल्द ही टॉप इकोनॉमीज की लिस्ट में वापस ऊपर ले आएगी। माना जा रहा है कि 2027 तक हम फिर से यूके को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, 2028 तक जापान को पीछे कर चौथे नंबर पर और 2031 तक जर्मनी को भी पार करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और 2031 तक ऐसा अनुमान है कि भारत की इकोनॉमी का साइज लगभग $6.79 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। और ये सब मुमकिन होगा हमारी लगातार हाई ग्रोथ रेट की वजह से, जो करेंसी के उतार चढ़ाव वाले शॉर्ट टर्म असर को आराम से पार कर लेगी। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली और सबसे बड़ी बात कि ये जो हेडलाइन बनाने वाली जीडीपी रैंकिंग्स होती हैं, ये बहुत वॉलेटाइल होती हैं। मतलब ये करेंसी रेट जैसे बाहरी और टेम्परेरी कारणों से ऊपर नीचे होती रहती हैं। और दूसरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी देश की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कामयाबी का असली इंडिकेटर उसकी टेम्परेरी रैंकिंग नहीं होती, बल्कि उसके मजबूत इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और एक सस्टेनेबल हाई ग्रोथ रेट होते हैं। और इन दोनों ही मामलों में भारत की परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत बनी हुई है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। क्या जीडीपी रैंक के लिए ये जो ग्लोबल रेस लगी है, यही किसी देश की तरक्की को नापने का सबसे अच्छा तरीका है? या फिर हमें पर कैपिटा इनकम और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे दूसरे मैट्रिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? आपकी क्या राय है? नीचे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।